हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं जेबी गुप्ता। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो कल हमने फर्स्ट वीडियो में इसकी बात की थी कि स्किनर ने जो अपना सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको सामान्यतया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से ज्यादातर जाना जाता है, उसकी बात हमने गई। किस किस पर प्रयोग किया वो बात करी, तथा इसमें हमने बात की कि स्किनर ने जो बताया दो प्रकार के व्यवहार, अनुक्रिया व्यवहार और प्रसूत व्यवहार क्या होता है वो बताया, तथा क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। जो हमने बताया कि क्रिया प्रसूत व्यवहार वह है जब बिना उद्दीपन के, अर्थात कि वो प्रयोज्य के द्वारा कोई क्रिया करने के बाद हम उसको उद्दीपन देते हैं, पुनर्बलक के रूप में उद्दीपन देते हैं, जिससे उसकी क्रिया करने की दर को बढ़ जाती है, तो वो कहलाते हैं क्रिया प्रसूत व्यवहार कहलाता है। तो उसमें अब बात आई थी पुनर्बलन या पुनर्बलक की, जिसको इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट कहते हैं। पुनर्बलन कह लीजिए, सबलीकरण कह लीजिए, एक ही बात। इसको सबलीकरण भी कहा जाता है, इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। तो है क्या पुनर्बलन, ये हमें जानना जरूरत है, क्योंकि पुनर्बलन की भूमिका स्किनर ने बड़ी महत्वपूर्ण मानी है अपने इस सीखने के सिद्धांत में, और ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो स्किनर ने पुनर्बलन या सबलीकरण या रीइंफोर्समेंट, लिखा नहीं, रीइंफोर्समेंट क्या होता है वो जान लें। पुनर्बलक एक ऐसा उद्दीपक होता है, देखिए पुनर्बलक जो चीज दिया जाता है वो पुनर्बलक है। जैसे हमने पुरस्कार दिया तो पुरस्कार पुनर्बलक है, और देना क्या, प्रोसेस क्या, पुनर्बलन। जो प्रोसेस होता है उसको पुनर्बलन कहते हैं, और जो वस्तु है वो क्या कहलाती है, जो मटेरियल है जो देते हैं उस प्रोसेस के तहत, वो पुनर्बलक कहलाती है। तो वही कह रहा है, पुनर्बलक एक ऐसा उद्दीपक है जो वांछित कार्य करने की दर को बढ़ा देता है। कहने का मतलब है पुनर्बलक ऐसा उद्दीपक है, हमने उद्दीपक के बारे में बताया था, कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकती है, कोई घटना हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा उद्दीपक है जो वांछित कार्य मतलब जो हम चाहते हैं, हम जिस प्रकार का कार्य चाहते हैं उस प्रकार के कार्य करने की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और ये प्रयोज्य को कार्य संपादित होने के बाद दिया जाता है। स्किनर ने इसके सीखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी। कहने का मतलब वह उद्दीपक है जो वांछित कार्य करने की दर को बढ़ा देता है, और इसको प्रयोज्य द्वारा कार्य संपादित होने के बाद दिया जाता है, पहले नहीं दिया गया। पहले दे दिया गया तो उद्दीपन हो गया, बाद में दिया गया तो वो उद्दीपन पुनर्बलन कहलाता है, पुनर्बलक कहलाता है। देना पुनर्बलन होगा, वो चीज क्या हो जाता है, पुनर्बलक कहलाता है। अगर प्रकार की बात करें तो पुनर्बलक के दो प्रकार होते हैं पुनर्बलन मुख्यतः। एक है धनात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन क्या है, धनात्मक पुनर्बलन की कह रहा है, धनात्मक पुनर्बलन की उपस्थिति से अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है। यह वह पुनर्बलन है जिससे अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है। जैसे प्रशंसा करना, मेडल देना, कुछ भूख लगना, भोजन मिलना, यही सारी चीजें। तो क्या है धनात्मक, शाबाशी देना। जाते हैं ना, क्वेश्चन पूछता है टीचर, अब बहुत अच्छा बता देते हैं तो मैं शाबाशी देता है, तो क्या है, पुनर्बलन है। परीक्षा में फर्स्ट आ जाते हैं तो मेडल मिलता है, प्रशंसनीय पत्र मिलता है, वो क्या है, पुनर्बलन है। वो वस्तु, मेडल क्या पुनर्बलक है, और मेडल प्राप्त होना पुनर्बलन है। तो टीचर द्वारा पुनर्बलन हमें दिया जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है। जब हमें पुनर्बलन क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि हम मोटिवेट हो सको, दोबारा हम फिर से फर्स्ट आने की कोशिश करें। जब हमें पुनर्बलन मिलता है तो हमें लगता है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए, और ऐसे ही हमें फर्स्ट आना चाहिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो वही चीज कह रहा है कि अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन की। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ऋणात्मक पुनर्बलन, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या कर रहा है, यह किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की प्रायिकता को बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा, वांछित अनुक्रिया के घटित होने की प्रायिकता को बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा,
यहां पर भी बढ़ा रहा है, प्रायिकता बढ़ा रहा है, यहां पर भी बढ़ा रहा है। यहां पर क्या है, वांछित अनुक्रिया के घटित होने की प्रायिकता को बढ़ाता। कैसे बढ़ाता है हम बताते उदाहरण द्वारा। घटाएगा क्या, या जिसके हटाए जाने पर अधिगम के दोहराए जाने की प्रक्रिया में वृद्धि होती है, या जिसको हटा ले तो अधिगम के दोहराए जाने की प्रक्रिया में वृद्धि हो, वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक पुनर्बलन। कैसे, ये दोनों बातें भी सिद्ध करते हैं, जैसे निंदा है, शोर है, भय है, विद्युत्काघात है आदि। उदाहरण ये वाला लेते हैं, एक क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, एक बच्चा या दो बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। टीचर आती है, उन बच्चों को क्या कर देती है, क्लास से बाहर कर देती है। क्लास से बाहर कर दी दो बच्चों को, तो दो बच्चों को जो बाहर की, क्या कर रहा है, वांछित अनुक्रिया के घटित होने की प्रायिकता को बढ़ा देता है, या जिसको हटाए जाने पर अधिगम के दोहराए जाने की प्रक्रिया में वृद्धि होती है, तो दो बच्चों को बाहर कर देती है। तो दो बच्चों को जो बाहर कर दे उसको दंड हो गया। ये दंड और सॉरी, इसको समझने के लिए पहले उदाहरण समझने के लिए पहले दंड और ऋणात्मक पुनर्बलन में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि स्किनर ने दंड को ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं माना है, ये ध्यान रखिएगा। हम नॉर्मली जानते हैं कि दंड मारना ही ऋणात्मक पुनर्बलन है, डंडा मारना ही, डांटना ही ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं। ऋणात्मक पुनर्बलन स्किनर इसको नहीं मानते, जो दंड है उसको ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं मानते हैं, और कहा दंड किसी अवांछित अनुक्रिया के घटित होने की प्रायिकता को कम करता है। अवांछित जो अनुक्रिया हम नहीं चाहते उसकी प्रायिकता को कम करता है। एक ही उद्दीपन दो भिन्न परिस्थितियों में दंड और ऋणात्मक पुनर्बलन का कार्य कर सकती है। ठीक कैसे, अब देखिए, शोर कर रहा है बच्चा, हमने कहा दो बच्चे शोर कर रहे थे, टीचर ने आया उन दो बच्चों को बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकाल दिया, उनके लिए क्या होगा, दो बच्चों के लिए दंड होगा। शेष बच्चे जो शांत थे उनके लिए क्या बात होगी, ऋणात्मक पुनर्बलन। क्या किया, हटाया। क्या किया, ऋणात्मक पुनर्बलन, उसको हटाया, तो उसको क्या है, अधिगम के प्रकरण। अब उनके मन में जो शांत बच्चे थे वो भी मन में क्या हुआ कि शोर नहीं करेंगे, नहीं तो हम भी क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। भय, निंदा या शोर, वही क्या, भय उनको लगा, ऋणात्मक पुनर्बलन है। निंदा, शोर, विद्युत्काघात, ये सब क्या, ऋणात्मक पुनर्बलन। दंड लेकिन नहीं है, और दंड को ये सीखने में महत्वपूर्ण भी नहीं मानते हैं स्किनर ऋणात्मक पुनर्बलन को सीखने में महत्वपूर्ण मानते हैं, दंड को नहीं, कि डंडा मारा जाए, उसको दंडित किया जाए, इसको नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि शेष बच्चे क्या हो जाएंगे, सीखने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो क्या है, तो वही वांछित अनुक्रिया को करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। वांछित अनुक्रिया की दर को क्या कर देगा, बढ़ाएगा। वो बच्चे भी शोर करने जो वाले थे, वो बच्चे शोर करना बंद कर देंगे, या शोर कर रहे थे, शोर करना बंद कर देंगे। लेकिन एक चीज ये भी, दंड, इसमें दंड के बारे में, दंड समझ में आया कि क्या मतलब है दंड। तो दंड को सीखने में ये महत्वपूर्ण नहीं मानते, ऋणात्मक पुनर्बलन को सीखने में महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको, ऋणात्मक पुनर्बलन। जब स्किनर बॉक्स या विद्युताघात, किसी को एक बार विद्युताघात लग गई तो दोबारा उसको वो क्रिया नहीं करेगा, वांछित क्रिया वो घटा देगा, उसको किसी ने दंड नहीं दिया। लेकिन अगर एक बार आप उंगली लगा लो प्लग में और झटका मार दे, दोबारा उंगली नहीं लगा सकते। या कोई तार ठीक कर रहे, एक बार झटक गया, विद्युताघात लग गई, दोबारा उसको छूने नहीं जाओगे। वो अवांछित अनुक्रिया है कि आप तार भरना आपका काम नहीं, वो ईश्वर का काम है। तो वही चीज का है। किसी की निंदा करने पर क्या है, निंदा कर दिया, उसको हल्का सा बेइज्जती कर दिया, और उसने कोई लेट आ रहा है उसकी निंदा कर दी, और उसने देर से आने बंद कर दिया, तो क्या हुआ, वो वांछित अनुक्रिया की तरफ बढ़ गया। तो वही कहा
लेकिन इसमें एक चीज ये भी कहा है कि दंड की सार्थकता तब तक है जब वो अवांछित, ये यहां कहा नहीं दंड के बारे में, अवांछित अनुक्रिया के घटित होने की प्रायिकता को अगर कम करे तभी दंड की सार्थकता है, तभी दंड अच्छा है। इसीलिए दंड को महत्वपूर्ण नहीं मानते, क्योंकि कभी कभी दंड अवांछित अनुक्रिया की प्रायिकता को कम नहीं करता है, बढ़ा देता है। जैसे कोई छात्र आवारागर्दी करता है, आवारागर्दी में उसे मजा आता है, होमवर्क नहीं करके लाया, दंड स्वरूप टीचर ने उसको क्लास से बाहर निकाल दिया, उसके लिए तो मौज हो गई। घूमना ही चाहता था, आवारागर्दी करना चाहता, आवारागर्दी करना। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या है, दंड को महत्वपूर्ण नहीं माना सीखने में महत्वपूर्ण माना है ऋणात्मक पुनर्बलन को। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा बहुत जाता है कि दंड ऋणात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन कौन सा है, इसमें ये दे देगा, दंड भी दे देगा साथ में। तो दंड को कभी मतलब आएगा क्योंकि दंड ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं माना है इसकी ने। सामान्यतः हम कहते हैं दंड ऋणात्मक पुनर्बलन है, लेकिन इसके ने इसको ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं माना है। क्यों नहीं माना है वो भी हमने आपको बता दिया। तो ये था धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन, और उसमें एक की बात जो दंड की बात उन्होंने कही है। उम्मीद है ये बात समझ में आएगी। अब आगे देखते हैं इसकी अन्य बातें। पुनर्बलन के बाद देखते हैं थोड़ी सी इसकी आलोचना, तो विशेष नहीं है, लेकिन इसमें देखते हैं जो थोड़ी सी है कि सभी प्रकार के सीखने की व्याख्या नहीं करता, मतलब कुछ क्रियाओं को सीखने की व्याख्या करता है, सभी प्रकार की सीखने की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता कि सभी प्रकार की सीख हम सकते हैं। कुछ व्यवहारों को सीख सकते हैं इसके द्वारा। सीखने की आंतरिक प्रक्रिया है क्योंकि बार बार करके हम सीखते हैं, और सीखने में अंतर्दृष्टि का स्थान नहीं, मतलब बुद्धि का, सूझ का, इन सब का कोई महत्व इन्होंने दर्शाया नहीं है। ये तो कुछ थोड़ी सी आलोचना इसकी थी। और शैक्षिक महत्व की बात करें तो यह सिद्धांत थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। जैसे थार्नडाइक का प्रभाव का नियम हमने बताया था कि कोई कार्य करते हैं उससे हमें संतुष्टि मिलती है या सुख मिलता है, तो हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, दोबारा करने के लिए। तो वही चीज इसमें भी है कि अगर किसी कार्य का परिणाम उसी पर आधारित है, लेकिन वहां उद्दीपन उपस्थित पहले होता है। यहाँ पर अपने आप उपस्थित हो, बिना उद्दीपन के ही हम किसी कार्य को करते हैं, और करने के फलस्वरूप अगर उससे हमें सुखद परिणाम मिलता है तो हम उस कार्य को दोबारा करते हैं, उस कार्य करने की तरकीब बढ़ जाती है, क्रिया बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा है कि उस पर आधारित है। अगर दुखद परिणाम मिलते, हमने जैसे कहा था कि अगर चलते हुए पत्थर को ठोकर मारा हमने और हमारा अंगूठा फूट गया, तो दोबारा पत्थर को ठोकर नहीं मारेंगे। लेकिन अगर पत्थर को ठोकर मारा और पत्थर के नीचे 100 का नोट निकल आया, तो दोबारा फिर हम जब भी चलेंगे वो पत्थर को ठोकर मारते चलेंगे, क्या पता कि आगे वाले पत्थर में भी के नीचे भी 100 का नोट हो। तो वही परिणाम पर आधारित है। यह शिक्षा प्रक्रिया में प्रेरणा के महत्व में आवश्यकता पर बल देता है, मोटिवेशन के महत्व में आवश्यकता पर बल देता है। कहने का मतलब हमें मोटिवेट करता है किसी काम को करने के लिए। अपक्रमित अन्वेषण और शिक्षण मशीन इस सिद्धांत के व्यावहारिक उपयोग का परिणाम है। मतलब इस सिद्धांत का उपयोग अपक्रमित अन्वेषण या अपक्रमित अधिगम और शिक्षण मशीन में इस सिद्धांत का प्रयोग स्किनर ने किया, क्योंकि स्किनर ने ही इसका विस्तार किया था। तो गणित और साथ साथ गणित के पहाड़े, भाषा की वर्तनी, संगीत आदि में भी इस याद करने, संगीत आदि में भी इसका उपयोग महत्वपूर्ण है। या इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं, या इस सीखने के सिद्धांत द्वारा आसानी से सिखा सकते हैं। वांछनीय व्यवहार का तत्काल पुनर्बलन किया जा सकता है। यह बालक को क्रियाशील रखता है, कहने का मतलब बालक जब तक क्रिया नहीं करेगा तब तक उसको पुनर्बलन नहीं मिलेगा, तब तक उसको उद्दीपन नहीं मिलेगा। तो क्रियाशीलता पर यह बल देता है, पहले आप क्रियाशील हो। शिक्षा में पुरस्कार एवं प्रशंसा को विशेष स्थान है कि पुरस्कार, इन्होंने कहा है कि पुरस्कार एवं प्रशंसा देते हैं तो वांछित कार्य करने की दर बढ़ जाती है, तो इसको विशेष स्थान इन्होंने दिया है। इससे पहले थार्नडाइक और पावलोव ने इस चीज को नहीं दिया था। शिक्षण विधि में बदलाव द्वारा अध्यापन
में रुचि जागृत करना। कहने का तात्पर्य है शिक्षण विधि में बदलाव लाकर अध्यापन में रुचि जागृत कर सकते हैं इस विधि द्वारा। पहले छात्रों को सीखने की प्रगति का ज्ञान उनके सीखने की गति में तीव्रता लाता है। कहने का तात्पर्य है कि छात्रों को जब हम कोई चीज सीखा और सीखने के बाद हमने उसको पुनर्वलन के रूप में दिया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी पुनर्वलन दिया, तो वही चीज धनात्मक पुनर्वलन है तो उसकी क्रिया करने की दर तब भी बढ़ा देता है। ऋणात्मक पुनर्वलन है तो वो जो अवांछित अनुक्रिया करता था उसको हटाकर वांछित अनुक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो वही चीज ये कह रहा है कि प्रगति का ज्ञान उसके सीखने की गति में तीव्रता लाता है। ये तो कुछ शैक्षिक महत्व थे, आलोचना थी। इसी के साथ ये स्किनर का आज क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पावलोव के सूच के सिद्धांत की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा। लाइक के साथ फीडबैक के लिए कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने साथियों को शेयर करिएगा जिससे ढेर सारा सब्सक्राइब हो सके। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।